नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीए सेकंड ईयर की ज्योग्राफी को लेकर आप सभी के सामने वन वीक सीरीज पेश है। अगर आप भी बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। वैसे प्रैक्टिकल का एग्जाम डेट जारी हो चुका है। 24 तारीख से आपके प्रैक्टिकल बीए सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर हो, सभी के एग्जाम डेट वैसे प्रैक्टिकल की एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। अगर आप वैसे एग्जाम डेट ये प्रैक्टिकल की जारी हुई है तो एग्जाम की भी डेट जारी हो गई। तो आप वन वीक सीरीज का कंप्लीट अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़ जाए। मैं आपको वैसे 2 महीने के अंदर अंदर इस वन वीक सीरीज का कंप्लीट अध्ययन करवा दूंगा। आप हमेशा अंत तक और साथ में बने रहिएगा, मैं आपके साथ में चलता रहूंगा। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का वीडियो पार्ट 4 के साथ में पेश है। आज की क्लास में हम पार्ट 4 के साथ में अपनी क्लास को 86वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। 1, 2 और 3 पार्ट आपके सामने पेश हो चुके। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा बीए सेकंड ईयर ज्योग्राफी पार्ट, वहां पर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ये 4 पार्ट की आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां से आप वन वीक सीरीज को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल 86 सवाल तक रहेगा। इससे पहले के सवाल मैंने वैसे अगले वीडियो में 3 वीडियो बनाकर करवा दिए। आज की क्लास में सवाल है जूमिंग खेती। आप सभी जानते भी है कि जूमिंग खेती क्या है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। जूमिंग खेती मणिपुर और नागा पहाड़ियों में रहने वाली पूर्वी वर्ग की आदिम जातियों ने पहाड़ों की ऊंची ऊंची सीढ़ीनुमा पट्टियों में खेती करने में काफी उन्नति कर ली है, लेकिन उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अभी तक स्थान परिवर्तन करके कृषि की जाती है। इसे जूमिंग कृषि, यानी कि घूम घूम कर स्थानों को परिवर्तन करके कृषि की जाती है, उसे जूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। ऐसे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन किस क्षेत्र के लोगों ये जूमिंग कृषि अधिकतर उपयोग में लेते हैं? तो इस मणिपुर और नागा पहाड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, आदिम जातियों के लोग हैं, जो पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर सीढ़ीनुमा पहाड़ियों में खेत बनाते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर खेत बनाते हैं। उन खेतों में काफी उन्नति हुई है। इस जूमिंग कृषि की पहाड़ी क्षेत्रों में उन्नति हुई है, जो कि नागा पहाड़ियों और मणिपुर क्षेत्रों में रहते हैं, वहां पर उन्नति हुई है। लेकिन उत्तर भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में स्थान परिवर्तन करके जो कृषि की जाती है उसे जूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है 87 सवाल आप सभी के सामने पेश है। इतुरपार्क क्या? इतुरपाक मछली की शिकार करने की विधि। इतुरपार्क क्या? ये मछली की शिकार करने की विधि है, उसे इतुरपार्क के नाम से जानते हैं। लेकिन पूरा देख लेते हैं। इतुरपार्क मछली का शिकार करने के लिए एक विधि है। इस विधि के द्वारा, यानी इतुरपार्क मछली पकड़ने की विधि है, और इस विधि में क्या होता है वो लिखना है कि इस विधि के द्वारा ग्रीनलैंड में एस्किमो द्वारा सील मछली का शिकार किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत ग्रीनलैंड देश के लोगों द्वारा एस्किमो मैंने वैसे पार्ट 2 और 3 में एस्किमोज लोगों के बारे में बताया कि वो सर्दी ऋतु में ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एस्किमोज लोग कहते के नाम से जानते हैं। तो ग्रीनलैंड में जो एस्किमोज लोग हैं उसके द्वारा सील मछली का शिकार किया जाता है। कौन सी मछली? सील मछली का शिकार किया जाता है, जिसमें बर्फ में 2 छेद बना दिए जाते हैं और सील मछली का शिकार किया जाता है। इसे इतुरपार्क के नाम से जानते हैं। एक शॉर्टकट एक बार पुनः, इतुरपार्क मछली पकड़ने की विधि है, उसे इतुरपार्क कहते हैं। ओके, 88वां सवाल आप सभी के सामने 88वां सवाल आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या बता रहा है? सवाल क्या कह रहा है कि उतोक से क्या तात्पर्य? उतोक शब्द से क्या तात्पर्य? इससे क्या अर्थ निकलता है? एस्किमो अपने दल में कुत्ते तथा स्लेज को लेकर सील मछली की खोज में चला है। जैसे ही उसे सील मछलियों का समूह दिखाई देता है वह बर्फ पर लेटकर उसे पास पहुंचाकर अकस्मात ही हार्पून से मछली का शिकार करता है। इस प्रकार के आखेट को उतोक का नाम से। उतोक एक शिकार करने का तरीका है। क्या है? शिकार करने का तरीका है उतोक। इसमें एस्किमोज लोग हैं, वो अपने ग्रुप में कुत्ते तथा स्लेज को लेकर सील मछली की खोज में जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एस्किमोज लोग होते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं। वो क्या करते हैं कि कुत्तों और स्लेज को अपने साथ में लेकर मछली
की खोज में जाते हैं। जैसे ही उसे सील मछली का समूह दिखाई देता है, एस्किमोज जैसे ही बर्फ के क्षेत्रों में मछलियों का समूह वहां पर दिखाई देता है, उनको इन कुत्तों और स्लेज को साथ में ले जाते हैं और वहां पर मछलियों का समूह दिखाई देता है, तो वह बर्फ पर लेटकर उसके पास पहुंचकर वो बर्फ पर लेट जाते हैं एस्किमोज के लोग, और कुत्ते और इसलिए ये लेट जाते हैं और वहां पर अकस्मात अचानक उस पर आक्रमण कर देते हैं और मछली का शिकार किया जाता है। इस प्रकार के आखेट को उत्तोक के नाम से जानते हैं। वैसे आप दोस्तों वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिए ताकि आप फटाफट अपनी तैयारी को अधिक से अधिक प्रश्नों को देख पाए। दाव से क्या तात्पर्य? दाव शब्द से क्या तात्पर्य है? नागाओं का मुख्य हथियार, नागाओं जनजाति, इसका मुख्य हथियार दाव कहलाता है। दाव का प्रयोग न केवल शिकार के लिए किया जाता है, अपितु इसका प्रयोग लकड़ी काटने, वनस्पति काटने, रास्ते साफ करने, मकानों का निर्माण करने आदि में किया जाता है। ये दाव एक प्रकार का हथियार है, एक प्रकार का ये संसाधन है जो कि शिकार करने के लिए, काटने के लिए, वनस्पति काटने के लिए, कोई रास्ता साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसे दाव के नाम से जानते हैं। ओके, सीधा सीधा ये एक प्रकार का हथियार है, इसकी सहायता से शिकार किया जाता है, लकड़ी काटी जाती है, वनस्पति काटी जाती है, रास्ते साफ किए जाते हैं, मकान का निर्माण किया जाता है। ओके, अगला सवाल है 90वां सवाल आप सभी के सामने पेश है। बुशमैन चावल, राइस, चावल को इंग्लिश में राइस कहते हैं। क्या है बुशमैन चावल? क्या है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली एक प्रकार की दीमक जैसे बुशमैन खाते हैं, इसे बुशमैन राइस के नाम से। ये बुशमैन राइस क्या है? ये कालाहारी मरुस्थल, कौन से मरुस्थल में? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली एक प्रकार की दीमक जिसे बुश खाते। दीमक क्या होती है? दीमक ये कीटाणु होते हैं, वो उस कीटाणुओं को, एक कालाहारी मरुस्थल में जो कीटाणु पाए जाते हैं, एक प्रकार की दीमक पाई जाती है जिसे बुशमैन खाते हैं। कौन से लोग खाते हैं? बुशमैन लोग खाते हैं, इसे बुशमैन राइस के नाम से जानते हैं। ओके, अगला 91वां सवाल है। बुशमैन जनजाति के लोग की शारीरिक बनावट व रंग रूप का उल्लेख कीजिए। बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं, उसकी शारीरिक बनावट और उसका रंग रूप कैसा होता है उसके बारे में। बुशमैन जनजाति है, वो बुशमैन का कद ठीक ना होता है। बुशमैन लोग होते हैं, बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं, उसका कद है वो बिल्कुल छोटे छोटे, उसका कद है वो बिल्कुल ठीक ना होता है। इसकी मुखाकृति चपटी होती है, इसका मुख होता है बिल्कुल चपटा होता है, इस प्रकार चपटा मुख होता है। तिरछी आंखें होती है, इस प्रकार तिरछी आंखें होती है, गोल आंखें नहीं होती, तिरछी आंखें होती है। वह पलकें भारी होती है, इसकी वो पलकें होती है जो अचानक ऐसे ऐसे पलक पलक करती रहती है, वो पलकें भारी होती है, थोड़ी मोटी होगी इसलिए पलकें भारी होती है। इसका रंग भूरा होता है। ये बुशमैन जनजाति है, इसके लोग होते हैं वो भूरे कलर के होते हैं, भूरे रंग के लोग होते हैं। और पीलापन के लिए वे होते, पीलापन लिए होते, पीलापन यानी वो अपने वस्त्रों के साथ में पीलापन यानी पीले वस्त्रों को धारण किए होते, पीलापन लिए होते, तथा बाल घुंघराले होते। इस बुशमैन लोगों के, वैसे आपने वीडियो में देखे होंगे ऐसे लोगों को जिसके घुंघराले बाल होते हैं, वो वैसे देखा जाए तो बुशमैन जनजाति के लोगों के अंतर्गत आ सकते हैं क्योंकि वो इसी घाट के होते हैं। ओके, अगला सवाल 92वां सवाल आप सभी के सामने पेश है। खिरगिज जनजाति का विभाजन कीजिए। खिरगिज कौन सी जनजाति? खिरगिज जनजाति। खिरगिज जनजाति दो समूहों में विभक्त है। खिरगिज जनजाति कौन सी पहले हमने कौन सी पढ़ी? वैसे एस्किमोज लोगों के बारे में पढ़ा था, अब इसके बाद में हमने बुशमैन लोगों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं खिरगिज जनजाति के लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि खिरगिज जनजाति के लोग हैं वो कितने विभाजन में उसमें किए गए। खिरगिज जनजाति के समूहों में विभक्त है। खिरगिज दो समूहों में, कितने समूह में? दो समूहों में खिरगिज जनजाति है वो विभक्त की गई है। कारा खिरगिज, कौन सा खिरगिज? कारा खिरगिज जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, भारत के उत्तर पश्चिमी, भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में खिरगिज जनजाति पाई जाती है। और दूसरी जनजाति है कारा खिरगिज पाई जाती है। ओके, और दूसरी खिरगिज कजाक, खिरगिज कजाक जनजाति है वो जो स्टेपी के मैदानों में पशुचारण करते हुए ये पाई जाती है। ओके, अगला है 93वां सवाल आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल कह रहा है कि भूमध्य प्रदेश का विस्तार बताइए। भूमध्य प्रदेश है उसका विस्तार बताइए, उसका विस्तार कितने भागों में, कितने प्रतिशत भागों में वो फैला हुआ है, इसका भूमध्य प्रदेश का विस्तार। भूमध्य प्रदेश का विस्तार विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच है। यह दक्षिण अमेरिका का अमेजन अफ्रीका के कांगो, जायरे, गिनी तट, अफ्रीका के पूर्वी तट, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता। कौन सा? भूमध्य मैदानी प्रदेश, अफ्रीका,
अफ्रीका के पूर्वी तट और श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया के पूर्वी क्षेत्रों में ये भूमध्य प्रदेश पाया जाता है। अगला सवाल, एक 94वां सवाल आप सभी के सामने, कौन सा, 94, क्वेश्चन नंबर 94 आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या बोल रहा है, विषुवत प्रदेश में पाए जाने, कौन से प्रदेश, विषुवत प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जातियों का उल्लेख। विषुवत प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जातियों के बारे में लिखना है कि विषुवत प्रदेश में कांगो के पिग्मीज, आपने सुना होगा कि पिग्मीज ये बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले पक्षी होते, सफेद कलर के, वैसे ब्लैक भी, व्हाइट एंड ब्लैक दोनों कलर शामिल होता है। पिग्मीज जो कि बर्फीले क्षेत्रों में निवास करती है, वो विषुवतीय रेखा में पाई जाने वाली जातियों के अंतर्गत आती है। कौन से, विषुवतीय प्रदेश में कांगो में पिग्मीज, कांगो देश उसमें पिग्मीज, और गिनी तट निग्रो, गिनी तट में निग्रो, मलेशिया में शेमांग शकाई, सुमात्रा में कूब, बोर्निया में डायक और अमेजन बेसिन में बोरो, न्यूगिनी, पापुआ मुख्य है। ओके, विषुवत प्रदेश में वैसे इसे पिग्मीज को याद रखना है, और मलेशिया के अंतर्गत ये सभी शकाई है, सुमात्रा है, कबू, बोर्निया सभी आते हैं। अगला सवाल है 95 सवाल आप सभी के सामने पेश है। क्या कह रहा है सवाल कह रहा है, पिग्मी, अभी वैसे पिग्मी लोगों की अर्थव्यवस्था, अभी मैंने वैसे इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। पिग्मी लोग, पिग्मी जनजाति है, इन लोगों के बारे में लिखना है कि ये इसकी अर्थव्यवस्था, उसके पास में कौन कौन से संसाधन है, उस अर्थव्यवस्था, उसकी व्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था, अपनी आर्थिक व्यवस्था क्या है, उसकी पिग्मी लोगों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखना है। पिग्मी लोगों का मुख्य व्यवसाय, मैंने कहा आर्थिक व्यवस्था, उसके पास में क्या क्या है। अब हमारी आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो हमारे घर में कौन कौन से संसाधन है, कैसी कंडीशन है, वो हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगी। तो पिग्मी लोग थे, पिग्मी जनजाति के जो लोग थे, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है। तो पिग्मी लोगों के पास में जो व्यवसाय था, जो धन था, जो दौलत थी, जो अपने रहने के मकान थे, कितने भागों में फैले हुए थे, वो उसकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो उसके बारे में अपने हिसाब से लिख देना है। एक बार देख लेते हैं। पिग्मी लोग का मुख्य व्यवसाय पशुओं का शिकार, इसका मुख्य व्यवसाय देखें तो इस पशुओं का शिकार करना पिग्मी जनजाति का मुख्य व्यवसाय था। वन से वस्तुओं को इकट्ठा करना, वस्तुओं को वन से इकट्ठा करना, मछली पकड़ना, इन्हीं क्रियाओं पर इसकी सारी अर्थव्यवस्था। पिग्मी जनजाति के लोग शिकार करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, और वन की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, और मछली पकड़ते थे। ये 3 कार्य पिग्मी जनजाति के थे। ओके, अगला 96 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मसाई जनजाति, कितने प्रकार की जनजाति, मसाई जनजाति, जनजातियों के बारे में 100% सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। वैसे हर बार ये एग्जाम 2021 में भी, ये 2021 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, 2018 के एग्जाम में पूछा भी गया। वैसे जनजातियों के बारे में कोई ना कोई एग्जाम में सवाल टपकता ही है, तो हमें एक्टिव रहना। वैसे जनजातियों के बारे में देखें तो शिकार करना तो उसका मुख्य काम ही था, तो शिकार करने के बारे में तो हमें भूलना ही नहीं है। शिकार करना तो उसका मुख्य व्यवसाय, मछली पकड़ना ही तो लिख ही देना है एग्जाम में। वैसे मिसाई जनजाति के लोगों के बारे में देखें तो मिसाई जनजाति के लोग हैं वो उत्तरी तथा दक्षिणी उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये मिसाई जनजाति के लोग हैं वो उत्तरी तथा दक्षिणी उष्णकटिबंधीय घास वाले मैदानों में पाए जाते हैं, जिनमें भूमध्य सागरीय तथा निग्रिएट जातियों में विशेष रूप से पाई जाती है। ये जाति पशुपालक के रूप में पूर्वी अफ्रीका में कन्याकुमारी भाग, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी यूनाडा के पठारी भागों में पाई जाती है। इसकी जनसंख्या वो 10,000 करीब है इसकी जनसंख्या। कौन सी जनजाति की, मिसाई जनजाति है, वो मैदानों में निवास करती है, उष्णकटिबंधीय मैदानों में निवास करती है, और जिसमें भूमध्य सागरीय निग्रेटिव जातियों की विशेषताएं मुख्य रूप से पाई जाती है। ये पशुपालक के रूप में पूर्वी अफ्रीका कन्याकुमारी भाग, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी यूनाडा के पठारी भागों में पाई जाती है। और इसकी मुख्य वैसे इसकी लगभग संख्या देखें, कितनी संख्या, बिल्कुल कम है, 10,000 तक इसकी संख्या है। कौन सी जनजाति, मिसाई जनजाति की। ओके, अगला सवाल 97 आप सभी के सामने क्या कह रहा है सवाल कह रहा है मिसाई जनजाति पढ़ ली अब है ना। मिसाई जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, इसका मुख्य क्षेत्र, रहना का निवास कौन से, भारत के कौन से क्षेत्रों में ये पाए जाते थे। मिसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश
और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच पठारी रिफ्ट घाटी और पर्वतीय भागों में पाई जाती है। एलेगन केनिया एवं किलिमंजारो पर्वतों के निचले ढालों में इसका विस्तार। वैसे इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, वैसे ये कहाँ पाई जाती है इतना तो। अगला सवाल देख लेते हैं 98। विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति आप सभी जानते भी है, ये सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे कोई जाना पहचाना सवाल लगता है, उसको रट के जाना है वैसे एग्जाम में। वैसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, इसका उद्भव कहाँ से है। विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति निग्रिटोन जनजाति कौन सी प्रजाति है, निग्रिटोन प्रजाति है। इसका उद्भव मध्य एशिया से माना जाता है। कौन से? मध्य एशिया से इसका उद्भव माना जाता है। और एशिया के विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति के बारे में बात करें तो वो प्रजाति कौन सी है? निग्रिटोन प्रजाति। कौन सी प्रजाति? निग्रिटोन प्रजाति। कौन सी प्रजाति? सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी प्रजाति? निग्रिटोन प्रजाति। ये कहाँ से इसका उद्भव हुआ है? मध्य एशिया से इसका उद्भव हुआ। कौन सी जनजाति? निग्रिटोन जनजाति, जो कि सबसे प्राचीन जनजाति है दोस्तों। अगला है 99 सवाल आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि मंगोलाइड प्रजाति हमने कितनी प्रजातियों के बारे में, अलग अलग प्रजातियों के बारे में डिस्कस किया कि मंगोलाइड। अगला है मंगोलाइड प्रजाति कौन सी? मंगोलाइड प्रजाति के लोग एशिया महाद्वीप के मध्य, उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में तथा उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करते हैं। मंगोलाइड प्रजाति के लोग कौन से प्रजाति के? मंगोलाइड प्रजाति के लोग एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती, कौन से? एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती, उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी भागों में तथा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, कौन सी अमेरिका? उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करते हैं। एक बार पुनः कि ये मंगोलाइड प्रजाति कहाँ पाई जाती है? मंगोलाइड प्रजाति भारत में, एशिया महाद्वीप में मध्यवर्ती भागों में, भारत के मध्यवर्ती, एशिया महाद्वीप में, भारत कहाँ पर आया? एशिया महाद्वीप में आया है। तो इस एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में ये मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती। ठीक है, शॉर्टकट में देखते हैं। हमने एक ट्रिक वाइज देखना है कि मंगोलाइड प्रजाति भारत के मध्यवर्ती भागों में पाई जाती है, सीधा एशिया के मध्यवर्ती भागों में और उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग में, ऐसे नहीं, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, ये तो आपको याद रखिए, भारत के मध्य में। और दूसरा पॉइंट है उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका में। और तीसरा पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करते हैं, भारत के मध्य भाग में या फिर एशिया के मध्य भाग में। और दूसरा है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपीय भागों में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भागों में। ये 3 पॉइंट तो आपको याद रह सकते हैं। अगला है बाल सीधे एवं काले। इस मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं, उनके बाल है वो सीधे और काले होते हैं। मध्यम कद होता है, मध्यम कद यानी न तो बड़े होते हैं न छोटे होते हैं, 5 फुट की हाइट मध्यम में आ जाती है। तथा सुगठित शरीर, सिर का आकार छोटा होता है, मतलब चपटा सिर, नाक चपटा होता है, सिर का वैसे आकार छोटा होता है। त्वचा का रंग है वो पीलापन लिए होते हैं, यानी इस त्वचा पर पीली त्वचा होती है। कैसी? पीली त्वचा होती है। आदि विशेषताएं इस मंगोलाइड प्रजाति की विशेष क्या होती है? विशेषताएं। अगला सवाल आप सभी के सामने 100वां सवाल आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या बोल रहा है कि सवाल क्या कह रहा है कि मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन किस कारण? मानव प्रजाति है, उसके शरीर के लक्षण होते हैं, मानव प्रजाति के शरीर के लक्षण होते हैं, उसमें परिवर्तन किस कारण होता है? किसी भी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण है उसके वंश के तत्वों मिल जाते हैं। किसी भी प्रजाति में मूल शरीर के लक्षण उसके वंश तत्वों से मिल जाते हैं, उसके वंश के अनुसार उसमें परिवर्तन आते हैं, जो कि भावी पीढ़ियों में चली जाती है। वैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत लक्षणों का आदान प्रदान होता है और उसी के साथ में मानव की मूल शरीर होता है, उसमें परिवर्तन आता है। तो इस भावी पीढ़ियों में चलते रहते हैं, लेकिन इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। लेकिन इसमें भी वैसे चलता आनुवंशिकता का लक्षण है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आते हैं वो लक्षण कभी कभार परिवर्तन हो जाते हैं। ये परिवर्तन प्राकृतिक चटाव के कारण होता है। ओके, आप समझ गए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई लक्षण अलग आ जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण शरीर की बनावट में बदलाव आ जाता है। दोस्तों, एक
सवाल आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या बोल रहा है कि मानव प्रजातियों के बाह्य शारीरिक लक्षण, मानव प्रजातियों के बाह्य शारीरिक लक्षण को बताइए। मानव प्रजातियों के मानव प्रजाति उसके बाह्य शरीर कैसा होगा, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्योंकि मानव प्रजाति के बाह्य शरीर के लक्षण वे होते हैं जो बिना किसी यंत्र की सहायता से लक्षित होते हैं, बिना किसी या हाथ पैर माथा मुड़ा सब ये मान लो कह सकते हैं कि किसी यंत्र द्वारा लक्षित सहायता से लक्षित होते हैं। इसकी त्वचा का रंग सामने दिखता है कि उसके त्वचा का रंग कैसा होता है, बालों की बनावट कैसी, घुंघराले है, सीधे है, कैसे है, शारीरिक कद यानी कितना बड़ा है, लंबा है, छोटा है, नेत्रों का रंग, नेत्र कैसे है, उसके भूरे नेत्र, काले नेत्र, ठीक है, और उसकी आकृति, उस मानव की शारीरिक बनावट है, बाहर की बनावट है, उसकी आकृति कैसी है, होठ के आकार, होठ का आकार जाड़ा है वैसे पतला है आदि के बारे में, मानव की बाह्य संरचना के बारे में जो लक्षण आपको दिखते हैं सामने, मानव खड़ा है तो उसकी बाह्य संरचना यानी बाहर दिखने वाले लक्षण है, बाल कैसे है, त्वचा कैसी है, उसकी चलने की स्टाइल कैसी है, आप अपने हिसाब से शारीरिक कद कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, उसके बालों का रंग कैसा होता है, और उसके नेत्रों का रंग कैसा है, उसकी आंखों का रंग कैसा है, उसके बारे में जैसे अपने हिसाब से लिख देना। अगला, मानव प्रजातियों के आंतरिक शारीरिक लक्षण बताइए। मानव प्रजातियों के आंतरिक शारीरिक लक्षण, मानव प्रजातियों के आंतरिक शारीरिक लक्षणों को मानव मापक यंत्र, मानव प्रजातियों के आंतरिक, पहले पूछा था बाह्य लक्षण, अब पूछ रहा आंतरिक लक्षण मानव प्रजाति के, तो मानव मापक यंत्र वर्नियर कैलिपर और कंपास में नापा जाता है। किसमें? मानव प्रजातियों का आंतरिक जो शारीरिक लक्षण होता है वो किससे नापा जाता है उसके बारे में कि वो वर्नियर कैलिपर और कंपास से नापा जाता है। इसके अंतर्गत कपालधारिता, नासिक सुशी, रक्त समूह और शरीर की हड्डियों के ढांचे के रूप में। अब शरीर के अंदर झांकेंगे तो शरीर के अंदर क्या क्या, रक्त है, रक्त का समूह है, ठीक है, और रक्त की शरीर की हड्डियां हैं और उसके ढांचे हैं और कपाल है और इसके अंदर जो भी उत्तक तंत्रिका तंत्र वो सभी के सभी जो मानव के आंतरिक शरीर की बनावट है उसके बारे में लिखना है। ओके, अगला 103वां सवाल, उत्परिवर्तन से क्या? ये वैसे साइंस का सवाल है, यहाँ पर उत्परिवर्तन से क्या? उत्परिवर्तन शरीर को वैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। उत्परिवर्तन वैसे ये घटना होती है, उत्परिवर्तन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब लंबे समय तक भौतिक एवं मानवीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण जीन में कुछ परिवर्तन होते हैं उसे, जिसके कारण शारीरिक लक्षणों में ये पूछ क्या रहा है कि उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन अचानक परिवर्तन आना, उत्परिवर्तन कि इसमें क्या ऐसी स्थिति होती है जो लंबे समय तक भौतिक एवं शारीरिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण जीन में परिवर्तन। अब वंशागति है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार वंश चल रहा है तो उससे कोई चेंज नहीं आ रहा, न तो पिता में चेंज आ रहा है, न उसके बेटों में चेंज आ रहा है, न उसकी बेटी में चेंज आ रहा है, लेकिन अचानक किसी का रंग गोरा हो जाए या फिर काला हो जाए, पिता गोरे है, माता गोरी है और बेटा काला है, तो अचानक मतलब उसमें उत्परिवर्तन होगा। अचानक परिवर्तन आते हैं उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक एवं मानवीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण जीन में कुछ परिवर्तन आता है, यानी उसके जीन में परिवर्तन आया इसलिए वो काला है, तो जिसके कारण शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन, शरीर के लक्षणों में भी परिवर्तन हो जाता है। काला शरीर है तो शरीर में थोड़ा चेंज आएगा, माता पिता से थोड़ा भिन्न होगा यूं। ओके, अगला है प्रजाति की किन्हीं दो विशेषताओं, प्रजाति मानव प्रजाति उस प्रजाति है उसकी विशेषता। प्रजाति दो प्रकार की होती है, प्रजाति की दो विशेषता होती है, प्रजाति की दो विशेषता होती है। प्रजाति एक जैविकीय धारणा है। प्रजाति क्या है? एक जैविकीय धारणा है जिसका धर्म, राष्ट्रीय, जाति, भाषा आदि से कोई संबंध नहीं। प्रजाति है वो एक राष्ट्रीय धारणा, प्रजाति क्या? एक राष्ट्रीय, सॉरी देख सवाल क्या कह रहा है कि प्रजाति के विभिन्न विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो प्रजाति की दो विशेषता होती है, तो प्रजाति एक जैविकीय धारणा, कौन सी धारणा? जीवों की धारणा को प्रजाति कहा जाता है। तो प्रजाति है वो एक जैविकीय धारणा है, इसका धर्म, राष्ट्रीय, जाति, भाषा आदि से कोई संबंध नहीं होता। प्रजाति का धर्म, जाति से कोई संबंध नहीं होता, ये एक जैविकीय धारणा होती है। और अगली विशेषता, जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है।
जिन जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है वे मनुष्यों के एक बड़े समूह में पाए जाते हैं। वो मनुष्य के बड़े समूह में पाए जाते हैं, उसे प्रजाति कहा जाता है। और प्रजाति है वो एक जैविक लक्षण है, वो भाषा, जाति और रंग रूप के आधार पर कभी भिन्न नहीं होता। प्रजाति प्रजाति होती है। प्रजाति में कोई भी काले लोग हो सकते हैं, ब्लैक लोग हो सकते हैं, वाइट लोग हो सकते हैं, सफ़ेद लोग हो सकते हैं। ओके, तो फिर अगला है 105वां सवाल। सवाल क्या कह रहा है? नॉर्डिक प्रजाति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। वैसे क्लास 25 मिनट की हो चुकी है दोस्तों, क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास 105वें सवाल से लेकर आपके सामने पेश होगी। अगर आप रेगुलर 1 वीक सीरीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं, आपके एग्जाम के दिन आ चुके हैं, आपका एग्जाम निकट है, केवल 2 महीनों का समय है। मैं 2 महीनों के अंदर इस 1 वीक सीरीज़ को कंप्लीट आप सभी के सामने पेश करवा दूंगा। आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। मैं आप सभी के सामने इसी प्रकार डेली 1 वीक सीरीज़ के साथ में पेश होता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।